अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8th क्लास साइंस से जो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है कंबशन एंड फ्लेम्स चैप्टर हमारा। और ये चैप्टर अब एंड हो रहा है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू जो डिटरमाइन करता है फ्यूल एफिशिएंसी को। किसी फ्यूल की एफिशिएंसी जो है वो डिटरमाइन होती है उसके कैलोरीफिक वैल्यू से कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है बच्चों ये एक फ्यूल की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने का जो सोर्स है, जो इसका जिसे हम देख सकते हैं कि फ्यूल कितनी एफिशिएंट है, फ्यूल कितनी अच्छी है। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें ग्लोबल वार्मिंग एक छोटा सा टॉपिक है और व्हाट प्रोडक्ट्स दैट द फ्यूल्स आफ्टर बर्निंग प्रोड्यूस। तो ये सारा हम आज क्लोज करेंगे। तो बच्चों देखो पहले इसमें कैलोरीफिक वैल्यू, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called it is calorific value. calorific value हम किसको कहेंगे? calorific value हम कहेंगे the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel. 1 kilogram of fuel जलने से इसका complete combustion होने पे कितनी amount of heat energy produce होती है, इसको हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। यही है कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ एनी फ्यूल इज बर्निंग और इट्स कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस। calorific value determines efficiency of the fuel. This is the calorific value which determines the efficiency of the fuel and we can decide which fuel we have to use. For example, as we have two options. For example, one is wood, another is LPG, cooking gas. Which one we will prefer? Naturally, we will prefer gas. Why? रीजन क्या है क्यों हम गैस को ज्यादा प्रेफर करते हैं घरों में? कि इस पे एक तो ये होता है जलता जल्दी है, हीट प्रोड्यूस होती है वो लकड़ी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो नेचुरल बात है, जब इसमें कुकिंग हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो जो हम कुकिंग करना चाहेंगे, जो चीज़ हम बॉयल करना चाहेंगे वो जल्दी बॉयल हो जाएगी, जो चीज़ कुक करना चाहेंगे जल्दी उसकी कुकिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि और एक क्लीनर फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड, फायरवुड। तो इस तरीके से हम प्रेफर करते हैं इसको। या दूसरा सोर्स आपको दे देंगे फॉर एग्जाम्पल काउ डंग और वुड। आप किसको प्रेफर करेंगे? आप नेचुरली प्रेफर करेंगे वुड को, क्योंकि वुड को जलाना काउ डंग के मुकाबले में आसान है और उसे ज्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है उसमें। और नेचुरल बात है कि काउ डंग जो जलता है उसकी स्मेल भी बहुत आड़ किस्म की होती है, तो फायरवुड से स्मेल नहीं आएगी। तो नेचुरली आप प्रेफर करेंगे फायरवुड को। इस तरीके से यानी हम इस बुनियाद पे फ्यूल्स का इंतखाब करते हैं, वो चूज करते हैं कि कौन सा फ्यूल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही कहता है कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। ये कैलोरीफिक वैल्यू है जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सी फ्यूल हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जब हमें पता होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर किलोग्राम। इसको एक यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, उस यूनिट का नाम है किलो जूल। किलो जूल, इसको चूंकि हम किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये किलो जूल। दूसरा पर किलोग्राम कि 1 किलोग्राम में कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ऑन बर्निंग ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू। और इस किलो जूल पर किलोग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स इज एज अंडर। कुछ इस टेबल में मैंने कुछ फ्यूल्स लिखे हैं और साथ में उनका कैलोरीफिक वैल्यू लिखा है। फॉर एग्जांपल बच्चों आप देखें काउ डंग के एक अगर है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखेंगे 6000 किलो जूल से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर हम लकड़ी को देखेंगे वुड, ये 17000 से 22000 किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी। उसके बाद कोल को अगर आप देखेंगे 25000 से 33000 किलो जूल पर किलोग्राम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एलपीजी को आप देखेंगे 55000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। डीजल को आप देखेंगे 45000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से केरोसिन ऑयल अगर आप देखेंगे ये भी 45000 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है। अब इस कैलोरीफिक वैल्यू को देख करके आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कौन सा फ्यूल इस्तेमाल। नेचुरल बात है हम डीजल को तो इस तरीके से कुकिंग के लिए डोमेस्टिक यूज तो नहीं कर सकते, केरोसिन को कर सकते हैं। केरोसिन में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
इसी तरीके से एलपीजी सबसे बेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, जो 55,000 किलोग्राम जो है किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें किन फ्यूल्स को चूज करेंगे, आपको अगर इनमें से ऑप्शन दिया जाए। नेचुरल बात है, हमारे पास अगर अवेलेबल होगा, हमारे पास अक्सर एलपीजी अवेलेबल होता है, हमारे पास फायरवुड अवेलेबल होती है, कोल अक्सर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, और काउ डंग जो है ये तो अवेलेबल होता है। नेचुरली आप प्रेफर यहाँ पे करेंगे एलपीजी को। उसके बाद जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है फायरवुड, और फिर अगर आपके पास कोल अवेलेबल है आप कोल चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यानी ये है फ्यूल एफिशिएंसी, कि फ्यूल एफिशिएंसी डिटरमाइन होती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इट इज द हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल में, किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम जलने लकड़ी या कोई भी फ्यूल जलने के दौरान कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं किलो जूल, और किलो जूल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। तो बच्चों, हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जब इन फ्यूल्स की बर्निंग होती है, जब इनका कंबस्शन होता है। इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। नेचुरल बात है, जब डे बाय डे द डिमांड ऑफ फ्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जब इंक्रीज हो रही है नेचुरली ये इनका कंबस्शन होना है, ये तो भरने के लिए इनकी डिमांड बढ़ती है। तो इनका जितना भी जो भी कोई प्रोडक्शन होती है इनके चलने के बाद, जो भी कोई रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड होती है, तो उसका पूरा असर जो है वो जाता है इन्वायरमेंट पे। Fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles, the fine particles, or dangerous pollutants causing respiratory disease like asthma. जो कुछ सब्सटेंसेस हैं, जैसे हम कहेंगे कोल है, वुड है, पेट्रोलियम है, ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है उनको रिलीज करते हैं जलने के दौरान, और ये फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं एटमॉस्फेयर में सराउंड होते हैं। उसके बाद ये डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी दोज डिजीज व्हिच आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये उसके जितने भी डिजीज काज करते हैं उनका मोटिव यही अनबर्न्ड फाइन कार्बन पार्टिकल्स हैं। और जिस जिस तरीके से एक बीमारी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है एस्मा, इसको पहले अस्थमा पढ़ते थे, तो एस्मा है, अक्सर ये बुजुर्गों में ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। दूसरा, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज ए पॉइजनस गैस। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन किसी फ्यूल को होता है, उस दौरान जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका जो फार्मूला है वो है CO, खाली कार्बन मोनोऑक्साइड। इट्स अ वेरी डेंजरस एंड पॉइजनस गैस, कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो उसको रिड्यूस कर देता है, और ऑल ऑफ अ सडन आदमी जो होता है अनकॉन्शियस होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद है कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसी से होती है, जितनी भी फ्यूल्स जलती हैं इनके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली चला जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हाई हो जाती है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग हम कहेंगे किसको? ग्लोबल वार्मिंग इसी कहेंगे जब जमीन का एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है ये अगर इंक्रीज हो जाए अपनी एवरेज कंसंट्रेशन से, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट की रोल इन ग्लोबल वार्मिंग इज of carbon dioxide which is increasing due to the burning of these fuels. उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल एंड पेट्रोल मेक रेन एसिडिक एंड कॉज द एसिड रेन व्हिच इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। इसी तरीके से आप देखते हैं जो पेट्रोल, डीजल और कोल जलता है इसके दौरान ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं इन गैसियस फॉर्म, और ये हाईली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद अगर आप डीजल को देखेंगे, डीजल के जलने में पेट्रोल के जलने के दौरान ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं, वो भी गैसियस फॉर्म में रिलीज होते हैं, और ये जब आपस में मिलते हैं दोनों ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गैस एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, जो रेन है, रेन के साथ जब ये मिक्स अप होते हैं दोनों, ये रेन को एसिडिक बनाते हैं, यानी उस जो
रेन है, रेन वाटर जो है उसको बिल्कुल एसिडिक बना देते, तेजाब बना देते हैं, जिसको हम बाद में, और वो फॉल होते हैं जमीन पे इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड रेन जो है ये हाईली हार्मफुल है, वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, फॉर प्लांटेशन, फॉर बिल्डिंग्स, और कह सकते हैं सॉइल, जमीन के लिए, खाली ज़मीन के लिए भी बहुत मुज़र है, क्योंकि जितनी भी ज़मीन के अंदर ग्रीनरी होती है, प्लांटेशन और क्रॉप्स होती है, एक तो ज़मीन की फर्टिलिटी वो डैमेज होती है, ज़मीन के अंदर जितनी क्रॉप्स ग्रीनरी होती है वो डैमेज होती है, और अगर इंसान की सिकन में पड़ती है तो सिकन जो डिजीज़ वो भी काज करती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है इसके दौरान जितने भी जो प्रोडक्ट्स रिलीज होती हैं ये सारे जो है हार्मफुल हैं फॉर द इन्वायरमेंट, एंड इन रिटर्न इट इज़ टोटली हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया था, तो ग्लोबल वार्मिंग यही है द इन एवरेज इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, यानी एक इंक्रीज होता है इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है इसमें इंक्रीज हो जाए ये एवरेज टेम्परेचर ज़मीन का, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। और उसका मेन कॉज होता है वो होता है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन और लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द increasing the level of carbon dioxide in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होता है, वो होता है जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, उसमें जो मेन होता है गैस वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो जाती है ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया।